मामी के बच्चे आखिरी वार्निंग दे रही हूँ, मुझे बर्गर ला दो वरना मैं अदनान भैया को बता दूंगी। आयशा ने इसको धमकी दी, जिस पर सलमान के म्यूजिक के साथ फड़कते हुए पैर अचानक ही साकित हो गए। क्या मुसीबत है, सुकून से टीवी देखना भी हराम करके रख दिया है तुमने। अल्लाह करे तुम्हारा गला इतना खराब हो जाए कि तुम्हारी ये कव्वे जैसी आवाज निकलना ही बंद हो जाए। सच कितना सुकून होगा जब तुम्हारी इस चिक चिक से जान छूट जाएगी। सलमान ने इसे पैसे छपटते हुए दुहाई दी, क्योंकि अदनान भाई की डांट खाना बहुत ही तकलीफदेह अमल था। वहाँ कितने मजे का बर्गर है अम्मा, चख कर तो देखें जरा, अपने इस टिंडो के सालन को भूल जाएंगी। आयशा ने खाना खाती हुई हुमैरा बेगम के सामने टिंडो के सालन को देखकर नाक चढ़ाते हुए कहा, मुझे नहीं खाना ये लाबला। इतना चटखोरापन अच्छा नहीं होता बेटा, बेटियों को ऐसे नखरे जचा नहीं करते। कल को तुमने किसी के घर भी जाना है, जरूरी नहीं वहां तुम्हें ऐसे नखरे उठाने वाले लोग मिले। मुझे शादी नहीं करनी, मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊंगी, आप लिख कर रख लें। मैं भैया को बर्गर खिलाकर आती हूँ, बहुत मजे का है, आयशा ने खड़े होते हुए कहा। नहीं खाया जा रहा तो मुझे दे दो। सलमान ने बर्गर की तरफ ललचाई हुई नजरों से देखा। मुंह बंद करो, तुम्हें देने से बेहतर है कि मैं इसे डस्टबिन में फेंक दूं। आयशा ने पाँव में चप्पल पहनी और चलती बनी। ठीक है, तो फिर आइंदा मैं तुम्हें कोई चीज लाकर नहीं दूंगा। सलमान ने उंगली उठाकर इसे धमकी दी। हाँ, नहीं लाकर दूंगा। ऐसी बात तुम सिर्फ सोच ही सकते हो, कर नहीं सकते। भैया के गुस्से का अंदाजा तो है ना तुम्हें, सो प्लीज ऐसी बातें मत करो जिन्हें पूरा करना तुम्हारे बस में ना हो। आयशा इसको चढ़ाते हुए अदनान के कमरे की तरफ बढ़ी। देखा अम्मी, भैया ने इसे कितना सर चढ़ाया हुआ है। अब अगर भैया भी कहेंगे ना तो मैं इसके लिए कुछ नहीं लेकर आऊंगा, देखिएगा आप। सलमान ने गुस्से से अपने हाथ पर मुक्का मारा। नहीं सलमान बेटा, ऐसा मत कहो। तुम जानते हो तुमने और अदनान ने तो फिर भी अपने अब्बू के साथ कुछ वक्त गुजारा है, लेकिन हमीद साहब जब दुनिया से गए तो आयशा सिर्फ चंद माह की थी। शुक्र है अल्लाह का कि अदनान समझदार था, घर और कारोबार को संभाल लिया। आयशा को इसने बाप बनकर पाला है, वो अदनान की गोद में पली और खेली है। तुम जानते तो हो सब कुछ। आयशा जब कमरे में दाखिल हुई तो अदनान भाई टीवी देख रहे थे। आयशा बोली, भाई ये बर्गर खाकर देखें कितने मजे का है। अदनान मुस्कुराया और बर्गर चेक करके बोला, वाह भाई ये तो वाकई बहुत मजे का है। अरे भाई, ये तो वही ड्रामा है ना जिसमें हीरो अपनी कजन को पसंद करता है लेकिन इसकी शादी किसी और से हो जाती है। आयशा की ये बात सुनकर अदनान भाई के चेहरे पर नागवारी के एहसास उभरे। उन्होंने आयशा से कहा, आइंदा आप ऐसे ड्रामे हरगिज नहीं देखेंगी। ऐसी बेहुदा चीजें बिल्कुल आपकी उम्र के लिए मुनासिब नहीं है। आयशा, मेरी तवक्कात आपसे बहुत ज्यादा है। अभी तो आप सिर्फ सेकंड ईयर की तलबा हैं और आपको सिर्फ अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान देना चाहिए, ना कि ऐसे बेहुदा ड्रामों की तरफ। अदनान भाई की बात सुनकर आयशा की आंखों में आंसू आ गए। आंसू देखकर अदनान के दिल पर घूंसा सा लगा। इसने जल्दी से आयशा के आंसू साफ किए और प्यार से बोला, आयशा बेटा, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, आप परेशान मत हो। मैं बस आपको दुनिया की गंदगी से बचाकर रखना चाहता हूँ। आयशा समझदार थी और इसके भाई में इसकी जान थी। वो मुस्कुराई और बोली, जी भाई आप ठीक कह रहे हैं। और इसके बाद इसने वाकई ऐसे ड्रामे देखना छोड़ दिए। घर में अदनान की शादी की तैयारियां जारी थीं। आयशा सोकर चलती हुई कमरे में दाखिल हुई और बोली, भाई मुझे आपकी बारात पर वो 30,000 का जो लहंगा हमने देखा था ना, वही पहनना है। लेकिन अम्मी नहीं मान रही, कह रही हैं बहुत महंगा है। इसने मुंह बसोरते हुए कहा। अदनान मुस्कुराया और बोला, मेरी बहन को वही लहंगा मिलेगा। और आयशा खुश हो गई। कमरे में हीना दुल्हन बनी बैठी थी। आयशा ने जब अदनान के कान में कहा था, भाई आप प्लीज बाहर चले जाएं, मैंने अपनी दोस्तों को भाभी से मिलवाना है, तो हिना ने बड़ी आसानी से सुन लिया था। अदनान कमरे से बाहर चला गया तो हिना अपने शौहर की इस ताबेदारी पर हैरान भी हुई और परेशान भी। वो 1 घंटा आयशा और इसकी दोस्तों के साथ हंसते हुए हिना का काफी मुश्किल से गुजरा। कुछ हफ्ते गुजरे तो हिना को इस बात का शिद्दत से एहसास होने लगा कि अदनान का ध्यान हर वक्त इसकी बहन आयशा में ही रहता है। आयशा कॉलेज चली गई, आयशा आ गई, आयशा ने खाना खा लिया। आयशा के इम्तिहानात कैसे हो रहे हैं, आयशा सो रही है या जाग रही है, वो इस आयशा की गर्दान से चंद हफ्ते में ही तंग आ चुकी थी। इसे इस बात का हल सिर्फ ये नजर आया कि आयशा की शादी हो जाए तो शायद अदनान की जिंदगी में इसे इसकी जायज अहमियत मिल सके। एक दिन सुबह बाल बनाते हुए इसने कहा, अदनान, मेरी फूफो ने आयशा का हाथ मांगा है अपने बेटे मुइज के लिए। मुइज पढ़ा लिखा है, खूबसूरत है और अच्छी जॉब भी करता है। हमें इसके बारे में सोचना चाहिए क्योंकि अच्छा रिश्ता है।
अदनान ने ये कहकर बात खत्म कर दी कि वो अभी पढ़ रही है, बहुत छोटी है, अभी आयशा की शादी की कोई जरूरत नहीं। लेकिन हिना ने दोबारा जोर दिया कि मोइज ने शादी पर आयशा को देखा था। यकीनन आयशा ने भी इसे देखा होगा। आप एक बार आयशा से तो पूछ लें। ये सुनते ही अदनान का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। वो धड़ा, तुमने आयशा को क्या समझा है? वो शादी पर लड़के देखती फिरती है। मेरी बहन ऐसी नहीं है, और खबरदार जो आइंदा ऐसी बात की तो। हिना का चेहरा फक हो गया और वो एकदम रुहासी हो गई। बोली, मेरा मतलब वो नहीं था जो आपने समझा है। प्लीज, आई एम सॉरी। हिना एकदम घबरा गई थी। अच्छा ठीक है, रो नहीं, लेकिन आइंदा इस बात का ध्यान रखना। हिना के दिल में आयशा के लिए नफरत की एक शदीद लहर उभरी थी। आयशा, आयशा कहाँ हो? अदनान इसको आवाज देता हुआ घर में दाखिल हुआ। आई भैया। आयशा पानी का गिलास लिए दौड़ती हुई सहन में पहुंची। इधर बैठो। अदनान ने पानी का गिलास साइड पर रखते हुए आयशा को अपने करीब बिठाया। ये देखो तो जरा मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। अदनान ने बैग से खूबसूरत रैपर में पैक किया हुआ डब्बा निकाला। इसमें क्या है? आयशा ने पैकिंग खोलते हुए हैरत से पूछा। वाह, मोबाइल! क्या ये मेरा मोबाइल है? आयशा ने जदीद मॉडल का मोबाइल फोन डब्बे से निकालते हुए कहा। अब मैं अपने फ्रेंड्स को अपना पर्सनल नंबर दूंगी। खुशी से इसका चेहरा अनार की तरह सुर्ख हो रहा था। इसकी खुशी देखकर अदनान ने बेइख्तियार मुस्कुरा दिया। फिर सलमान की तरफ देखकर बोला, मोबाइल मैंने ले दिया है और अब इसकी सिम लाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। कल तक मोबाइल चालू हो जाना चाहिए। और हाँ, कल तक का मतलब है कल तक ही। और हाँ आयशा बेटा, मोबाइल का गलत इस्तेमाल हरगिज नहीं करना। मुझे आपसे ऐसी कोई उम्मीद भी नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा एतमाद बहाल रखना, जैसे आप हमेशा रखती आई हो। अदनान ने प्यार से आयशा का सर थपाया। फिर इन सब बहन भाइयों को अम्मी की आवाज आई। अदनान बेटा, बिनिश आई हुई है। अभी तक तुम इधर ही हो? क्या सोचेगी तुम्हारी साली? अम्मी ने अदनान को याद दिलाया। जी अम्मी, उधर ही जा रहा था, बस जरा मुंह हाथ धो लूं। अदनान कमरे की तरफ बढ़ते हुए बोला। कमरे में हीना और इसकी छोटी बहन बिनेश बैठी थी। हीना बोली, देखा तुमने, अदनान हमेशा ही ऐसा करते हैं। बहन के अलावा इन्हें कुछ नजर नहीं आता। इन्हें पता भी है कि इनके ससुराल वाले आए हुए हैं, लेकिन मजाल है कि इन्हें किसी की परवाह हो। बस परवाह है तो इस बात की कि किस तरह इनकी लाडली के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए। इस घर में मेरी तो कोई हैसियत ही नहीं है। हिना का लहजा दुखी और कड़वा था। वैसे आप भी अगर चाहें तो आपकी हैसियत इस घर में बड़ी मजबूत हो सकती है। बिनिश बोली, जो इससे सिर्फ 2 साल ही छोटी थी। वो कैसे? हिना ने पूछा। सो सिंपल आपी, अगर किसी तरह मेरी शादी सलमान से हो जाए तो हम दोनों मिलकर इस घर पर कंट्रोल पा सकती हैं। सलमान का वजिया सरापा बिनिश की आंखों के सामने लहराया। बात तो तुम्हारे सोले आना दुरुस्त है, लेकिन सलमान अभी तक बेरोजगार है, अम्मी नहीं मानेंगी। और सलमान की मर्जी क्या है ये भी तो मालूम नहीं। अब अम्मी को मनाना आपका काम है, लेकिन सलमान को तो मैं खुद ही आराम से सेट कर लूंगी। बिनिश बेसाख्ता हंसी। बिनिश आज भी आई हुई थी। हिना इसे कह रही थी कि तुम नहीं जानती कि तुम्हारे भाई आयशा के मुकाबले में मुझे कितना नीचा दिखाते रहते हैं। हर वक्त ही आयशा के कसीदे पढ़ते रहते हैं। आप बहुत ही बेवकूफ हैं आपी। अगर मैं आपकी जगह होती तो आयशा के किरदार की ऐसी धज्जियां उड़ाती कि मेरा शौहर कभी मेरे सामने सर ना उठा पाता। जहरीले लहजे में बिनिश ने हिना को जवाब दिया। खबरदार बिनिश, ऐसा कोई काम ना करना। यह हमारा खानदान नहीं है जहां तुम्हारी चालाकियां चल सकेंगी। मुझे किसी मुसीबत में ना फंसा देना। हिना ने बिनिश को तनबिया किया। बिनिश ने खामोशी से हिना के मोबाइल से आयशा का नंबर लिया और फिर अगले कुछ दिन लड़का बनकर आयशा को घटिया आशिकाना मैसेजेस करना शुरू कर दिए। कुछ दिन तक तो आयशा परेशान रही और पहले पहल सोचती रही कि खुद ही मैसेजेस आना बंद हो जाएंगे। जब ऐसा ना हुआ तो डरते डरते एक दिन अदनान भाई को सारी बात बता दी और कहा, भाई आप ये फोन वापस ले लें, मैं ये नहीं रखना चाहती, क्योंकि मैं ऐसे लोगों से खुद डील नहीं कर सकती। अदनान ने कहा, बस इतनी सी बात है, तुम ख्वामख्वाह इतनी परेशान हो रही हो? ऐसा तो होता रहता है। लाओ मुझे दो फोन, मैं देखता हूँ, 1-2 दिन अपने पास रख लूंगा। आइंदा ऐसी फजूल बातों से परेशान होने की जरूरत नहीं। अच्छा, अब जाकर आराम से सो जाओ। आयशा के जाने के बाद अदनान काफी देर तक इस नंबर पर कॉल करता रहा, मगर दूसरी तरफ से या तो कॉल काट दी जाती या बजती रहती। अदनान को तब चढ़ने लगी। हिना मुसलसल इसे शीशे में देख रही थी। अब बस भी करे अदनान, कोई रॉन्ग नंबर होगा तो उठाएगा। आप तो पीछे ही पड़ गए हैं। ब्लॉक कर दे नंबर। बस इतनी सी बात पर इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? हिना नाराज होकर बोली और इसकी हालत के पेश नजर अदनान ने सिर्फ नंबर ब्लॉक कर दिया और लाइट बंद करके करवट बदल कर सो गया। बिनेश का पहला प्लान तो फेल हो चुका था।
लेकिन अब वो नए मौके की तलाश में थी और आज सुबह से वो फिर से हिना के घर आई हुई थी। सुबह से वो आयशा के साथ बैठी हुई थी और अब वो और आयशा बैठकर टीवी देख रहे थे। इतने में बिनिश ने कहा, आयशा, तुम्हारा मोबाइल तो बहुत ही खूबसूरत है, क्या मैं देख सकती हूँ? हाँ हाँ, देख लो, आयशा ने जवाब दिया। बिनिश ने पूछा, तुमने मोबाइल में बैलेंस तो डलवाया हुआ है ना? आयशा भी जवाब देने ही लगी थी कि इसकी अम्मी की आवाज आई। आयशा, आयशा। हुमैरा बेगम हाँफती कांपती कमरे में दाखिल हुई तो आयशा अपनी बात अधूरी छोड़कर इनकी तरफ लपकी। क्या हुआ अम्मी? हुमैरा बेगम को कंधों से पकड़कर बिठाते हुए आयशा ने घबराते हुए अंदाज में पूछा। पता नहीं, चक्कर से आ रहे हैं, दिल भी घबरा रहा है। हुमैरा बेगम की आंखें बंद हो रही थीं। भाभी, भाभी। कोई चारा ना पाकर आयशा ने जोर से हिना को पुकारा। आयशा, घबराओ नहीं, तुम ऐसा करो कि आंटी को लेकर डॉक्टर के पास चली जाओ। बिनिश ने अपने हाथ में पकड़ा वो मोबाइल साइड पर खिसकाया और वो भी हिना को आवाजें देने लगी। हिना ने तेजी से कमरे में दाखिल होते हुए इस्तफसार किया। क्या बात है आयशा, क्या हुआ? भाभी, अम्मी को पता नहीं क्या हो गया है। अदनान भाई और सलमान इत्तला मिलने पर भी न जाने कितनी देर में घर पहुंचे। आप मेरे और अम्मी के साथ डॉक्टर जिशान के क्लिनिक चलें। भाई को वहीं से इत्तला कर देंगे। आयशा ने जल्दी से हिना को समझाना चाहा। रिक्शा बाहर से ही मिल गया था। हिना और आयशा अम्मी को लेकर क्लिनिक चले गईं। बेनिश ने बाहर खड़े साथ वाले हमसाए के लड़के से कहा, एक्सक्यूज मी भाई, जरा बात सुनना। वो 13-14 साल का एक बच्चा था। इस लड़के को 100 रुपए और एक पर्ची पकड़ाते हुए बिनेश ने कहा, इस नंबर पर 50 रुपए का इजी लोड करवा देना और बाकी पैसे तुम खुद रख लेना। बेनिश ने इनके जाने की थोड़ी देर बाद ही आयशा का मोबाइल निकाला और सोचा, अब तक बैलेंस आ चुका होगा। अगले 30 मिनट में बिनेश ने पर्ची से चंद इंतहाई घटिया मैसेजेस आयशा के मोबाइल से अपने पास मौजूद खुफिया सिम पर अदील के नाम पर भेज दिए और फिर उसी खुफिया सिम से जवाबन वैसे ही मैसेजेस आयशा के नाम पर भी सेंड कर दिए। इन तमाम मैसेजेस के इख्तिताम पर तुम्हारा अदील बड़ा वाजिया लिखा हुआ था। बिनिश के चेहरे पर शातिराना मुस्कुराहट थी। कुछ घंटे बाद अदनान हुमैरा बेगम को सहारा देते हुए घर में दाखिल हुआ। इसके साथ आयशा और हिना भी थे। पीछे पीछे सलमान भी था। बिनिश अभी भी घर में मौजूद थी। आते ही इसने पूछा, आप कैसी हैं आंटी? हुमैरा बेगम ने जवाब दिया, मैं ठीक हूँ बेटा, बस गर्मी से पानी की कमी थी। डॉक्टर ने ड्रिप लगाई तो अब बेहतर महसूस कर रही हूँ। बस मेरे बच्चे परेशान हो गए थे। हुमैरा बेगम ने आयशा को अपने साथ लगाते हुए कहा, जिसकी सूजी हुई आंखें इसके मुसलसल रोने का पता दे रही थीं। अदनान ने दवाइयों वाला पर्चा सलमान की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये मेडिसिन ले आना और साथ जूस के पैकेट भी। डॉक्टर ने अम्मी को ज्यादा से ज्यादा लिक्विड देने के लिए कहा है। ये कहते हुए वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गया और सलमान दवाइयां लेने के लिए बाहर निकल गया। बेनिश ने सलमान के जाने के बाद आयशा से पूछा, सलमान को कैसे पता चला ये कब क्लिनिक पहुंचा? आयशा ने जवाब दिया, हमारे क्लिनिक पहुंचने से पहले ही वहां मौजूद था। न जाने इसे कैसे पता चला। सारा दिन भाग दौड़ में हमें बात करने का मौका ही नहीं मिला। अब आएगा तो मैं पूछूंगी। हिना किचन में काम कर रही थी कि बिनिश इसके पास आई और अपनी की हुई मकारी फातिहाना अंदाज में इसको सरगोशियों में बताने लगी। सब सुनकर हिना के पैरों तले से जमीन निकल गई। वो बोली, बिनिश, ये तुमने क्या कर दिया? तुम्हें नहीं पता कि अगर अदनान को पता चल गया तो क्या क़यामत आएगी? और तुम्हारी शादी सलमान के साथ तो दूर की बात है, वो मुझे भी घर से निकाल देंगे। तुम्हें ये गिरी हुई हरकत करने की क्या जरूरत थी? आपी, ये कोई फजूल हरकत नहीं है। आपी, आयशा का पता साफ हो जाएगा, आपको आपका असल मकाम मिल जाएगा, फिर मैं भी इस घर में बहू बनकर आ जाऊंगी और यहाँ पर हमारा ही राज होगा। वो मुस्कुरा रही थी। हिना साथ घबराई हुई भी थी। बोली, कमबख्त, ये कौन सा तरीका है ऐसा मकाम हासिल करने का? तो अचानक ही अदनान बाथरूम से फ्रेश होकर निकला तो बाल बनाते हुए अपने कमरे में आयशा का मोबाइल ड्रेसिंग टेबल पर पड़ा देखा। उठाकर इसे वापस करने की नीयत से अम्मी के कमरे की तरफ बढ़ा तो इसे अदील के नाम से आए हुए मैसेजेस स्क्रीन पर नजर आने लगे। फिर एक के बाद एक मैसेज पढ़ते हुए अदनान के चेहरे के जाविये बिगड़ने लगे। आयशा, आयशा। बुलंद आवाज में धाड़ता हुआ अदनान अम्मी के कमरे की तरफ पहुंचा। आयशा, जो हुमैरा बेगम के पांव दबा रही थी, घबराकर एकदम खड़ी हो गई। क्या हुआ अदनान भाई? अदनान की खतरनाक तेवरी देखकर इसका दिल तेजी से धड़कने लगा। बेशरम, कब से खेल खेल रही हो? ये इश्क व आशिकी का खेल। कौन है ये अदील जिसको तुम ढेरों मैसेजेस करती हो? चटाख की तेज आवाज से अदनान का दायां हाथ आयशा की गाल से टकराया। क्या हो गया अदनान, कैसी बातें कर रहे हो? अपनी बहन के बारे में ऐसी बात का इल्जाम कैसे लगा सकते हो?
तुम्हें शर्म आनी चाहिए। हुमैरा बेगम ने गिरती पड़ती आयशा को अपने साथ लगाते हुए कहा, अम्मी ये देखें इसका मोबाइल कितने घटिया मैसेजेस से भरा हुआ है। शायद आपकी तबीयत की खराबी की वजह से डिलीट करना भूल गई। कितना एतबार था मुझे तुम्हारे मजबूत किरदार पर, और तुमने मुझे कितना गलत साबित किया। आयशा, आयशा क्या अदनान सच कह रहा है? हुमैरा बेगम की आवाज उभरी। दाएं गाल पर हाथ रखे वो फटी फटी निगाहों से अदनान भाई की तरफ देख रही थी। सिर्फ एक एहसास शिद्दत इस पर हावी था, अपने दिल की किसी पताल में गिरने का एहसास। आयशा के पेट में पड़ती गिरा इसकी जबान को भी गिरा लगा गई। तभी वो अपनी सफाई में कुछ बोल ही ना पाई। क्या हुआ अम्मी? अम्मी आप ठीक तो है ना? इतनी देर में सलमान भी वापस आ चुका था। क्या बात है आयशा? आयशा के लट्ठे की तरह सफेद चेहरे को देखकर वो हकीकतन परेशान हो गया। हिना और बेनिश भी कमरे में मौजूद थीं। अदनान भाई की धारती हुई आवाज फिर कमरे में गूंजी। आज से इसका कॉलेज जाना बंद। अम्मी आप जल्दी किसी भी जगह इसकी शादी कर दें, और शादी के बाद ये अपने नापाक कदम इस घर में ना रखे। मैं इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। हिना को तो जैसे सांप सूंघ गया था, लेकिन बेनिश बोली, आयशा ये तुमने क्या किया? हम तुम्हें ऐसा तो नहीं समझते थे, लेकिन मैं समझ गया हूँ। सलमान अचानक बोला था। इसके मुंह से निकले हुए अल्फाज वहां मौजूद सभी नफूस को हैरत में डालने के लिए काफी थे। भाई हमारी बहन आज भी इतनी ही मासूम है जितनी आज से पहले थी। और बिनिश, मैं भी तुम्हें ऐसा नहीं समझता था। ये लो 100 रुपए, और ये रही तुम्हारी चिट। इस नंबर पर बैलेंस लोड नहीं हो सकता। दरअसल ये नंबर पोस्ट पेड है, शायद तुम ये नहीं जानती थी। बैलेंस लोड होने की तस्दीक करना भी तुमने जरूरी नहीं समझा। सलमान ने जेब से दोनों चीजें निकालकर बिनिश के हाथ में थमाई। बिनिश का दिल शिद्दत से फैलकर सुकड़ रहा था। खूब खेल खेला तुम दोनों ने मेरी मासूम बहन के साथ। डाइन भी साथ घर छोड़ देती है, लेकिन तुम लोगों ने साबित कर दिया तुम लोग डाइन से भी बदतर हो। सलमान ने जोरदार ताली बजाई। क्या क्या जतन नहीं किए तुमने मुझे फंसाने के लिए। शायद मैं तुम्हारी रंगीन अदाओं का आश्कार भी हो जाता अगर आज तुम्हारा असली रूप मेरे सामने ना था। सलमान बदलिहाजी की आखिरी हदूद को छू रहा था। बकवास बंद करो सलमान। इस सारे मामले में हिना और बिनिश का क्या ताल्लुक? सारे सबूत आयशा के खिलाफ जाते हैं। सबूत मैं आपको देता हूँ भाई, सलमान बोला। बिनिश तो हैरान हो गई कि इस लड़के को दी गई चिट और पैसे मेरे पास कैसे आए। मैं आपको बताता हूँ भाई, इसने साथ वाले हमसाए इकबाल साहब के बेटे मोइस को 50 रुपए देकर आयशा के मोबाइल पर बैलेंस डलवाने के लिए कहा था। जब मोइस दुकान पर पहुंचा तो मैं इनके बेटे के साथ वहीं मौजूद था, क्योंकि वो मेरा दोस्त है। इसने ही मुझे बताया कि आपकी भाभी की बहन ने मुझे इसमें इजी लोड करवाने के लिए भेजा है, और आपकी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है और इनको सब क्लिनिक लेकर गए हैं। भाई जरा आयशा का मोबाइल दीजिएगा। सलमान ने हैरानो परेशान अदनान के सामने हाथ फैलाया। ये देखें भाई, सारे मैसेजेस 3:30 से 4 बजे के दौरान मौसूल हुए और वसूल किए गए हैं। उस वक्त तो आयशा क्लिनिक में मौजूद थी ना? आप भी वहीं थे और मैं भी वहीं था। अगर बिनिश जानती कि मोबाइल पोस्ट पेड है और इसमें बैलेंस खत्म होने का कोई डर ही नहीं, तो शायद वो इजी लोड ना करवाती। इस तरह हमें इसकी साजिश का कभी भी पता ना चलता। वैसे समझ तो मुझे अब भी नहीं आया कि इन लोगों ने ये क्यों किया, लेकिन कड़ी से कड़ी मिलाने से ये बात तो साबित होती है कि आयशा के मोबाइल से भेजे गए मैसेज कम अज कम आयशा ने नहीं किए। आप खुद सोचिए भाई, जब आयशा का मोबाइल घर पर था तो इसने मैसेजेस कैसे किए? और गौरतलब बात तो ये है कि मोबाइल आपके कमरे में कैसे पहुंचा। अगर ये मैसेजेस आयशा ने किए होते तो वो कभी भी मुइस के हाथ एक चिट पर अपना नंबर लिखकर ना भेजती कि इसने इजी लोड करवा दें, क्योंकि वो जानती है कि इसका मोबाइल नंबर पोस्ट पेड है। इसके अलावा ये मोबाइल खास तौर पर आपके कमरे में रखा गया ताकि ये तमाशा क्रिएट हो सके, और ये सारा काम भाभी की मदद के बगैर तो पाया तकमील तक नहीं पहुंच सकता था। कोई करे या ना करे, मुझे अपनी बहन के किरदार की मजबूती पर मुकम्मल यकीन है। सलमान के अल्फाज सुलगती हुई आयशा के जख्मों पर मरहम लगा रहे थे। थैंक यू सलमान, आयशा ने दिल में सोचा। सलमान के गले से लगकर वो आंसू बहा रही थी, और साथ साथ दिल में सोच रही थी कि अल्लाह ने मेरी अजियत को सलमान के जरिए खत्म किया, और मैं जो अदनान भाई को ही अपना हर तकलीफ का मदावा समझती रही, ये क्यों भूल बैठी थी कि तकलीफ का मदावा करने की ताकत तो अल्लाह के सिवा किसी में भी नहीं है। मदद मदावा करने के लिए वो किसको किस तरह से जरिया बनाता है, ये सरासर इसकी मर्जी है। इसने इस बात को भी खूब अच्छी तरह समझ लिया था कि आज के बाद इसे सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पर तवक्कल करना है, और इस बात का कामिल यकीन भी कि वही हर तकलीफ और हर दर्द का मदावा करने वाला है। क्यों किया तुमने ऐसा? अदनान ने सफेद चेहरा लिए होंठ छुपाते हुए हिना के बाल मुट्ठी में जकड़ते हुए कहा।
अपना सामान उठाओ और अपनी बहन समेत यहाँ से दफा हो जाओ। तुम्हें तलाक के कागजात 1-2 दिन में मिल जाएंगे। अदनान ने इसको धक्का दिया। मैं बेकसूर हूँ अदनान, हिना चिल्लाई। बेनिश ने जो किया मुझे इसके बारे में कुछ मालूम नहीं था और वो फोन मैंने हरगिज कमरे में नहीं रखा था। हिना जारों की तार रो रही थी। बेनिश की हालत ऐसी थी जैसे काटो तो बदन में लहू नहीं। हिना हाथ जोड़कर अदनान के सामने खड़ी थी और कह रही थी कि मैं मानती हूँ कि मुझे आपका आयशा को बहुत अहमियत देना और मेरी परवाह ना करना नापसंद था, लेकिन मैं किसी पर तोहमत लगाने का सोच भी नहीं सकती। मैं हलफ उठाने को तैयार हूँ, लेकिन अदनान कुछ भी सुनने को तैयार ना था। तुम और तुम्हारी बहन झूठे और मकार हैं, निकल जाओ यहाँ से। अदनान ने फिर से हिना को पकड़कर कंधे से धक्का दिया तो वो गिरते गिरते बची। फिर एकदम मुड़ी और अपने आंसू सख्ती से साफ किए और सख्त लहजे में ही बोली, अच्छा ही हुआ जो भी हुआ। मैं जब से बीवी बनकर इस घर में आई हूँ मुझे यहाँ कौन सा अपना शौहर मिला, बल्कि ऐसा महसूस होता था कि अदनान सिर्फ किसी का भाई है जिसके सर पर मैं जबरदस्ती थोप दी गई हूँ। कभी भी नरमी, अपनायत या इज्जत मेरे हिस्से में नहीं आई जो मेरा हक थी। और अम्मी, अगर आयशा बच्ची थी, आप तो समझदार थी, बच्चों वाली थी। आप इसे समझा सकती थी कि तुम्हारे भाई की शादी हो गई है। अब तुम हर जायज और नाजायज फरमाइश और चौंतले वक्त बेवक्त इससे ना किया करो। और अदनान साहब, आपको भी ये मालूम होना चाहिए था कि शादी के बाद आप सिर्फ भाई ही नहीं, किसी के शौहर भी हैं। और अगर आप अपनी जिंदगी में और अपने दिल में किसी और को जगह नहीं दे सकते थे तो आपको किसी लड़की की जिंदगी खराब करने और दिल उजाड़ने का कोई हक नहीं था। आपको शादी का कोई हक नहीं था। इसका सख्त लहजा आहिस्ता आहिस्ता चीख बन चुका था। हिना ने बेनिश का बाजू पकड़ा और बोली, और तुम जाहिल लड़की, तुम घर चलो, तुम्हें अब अम्मी और अब्बू ही देखेंगे। वो बेनिश का बाजू पकड़ते हुए खींचते हुए कमरे से बाहर निकल गई। कमरे में ऐसी खामोशी थी जैसे तूफान गुजर जाने के बाद होती है। बहुत सारे लम्हे यूं ही गुजर गए। हर कोई अपनी जगह पर खामोश खड़ा था। अदनान ने अपनी आंखों से आंसू साफ किए और आयशा की तरफ देखा, जो अभी तक सलमान के गले लगकर रो रही थी। मुझे माफ कर देना आयशा, मेरा यकीन बहुत कच्चा निकला। मैं नहीं जानता था कि मेरी बहन को डसने वाले मेरे ही आस्तीन के सांप होंगे। आयशा के सामने हाथ जोड़े अदनान के आंसू इसका चेहरा भिगो रहे थे। नहीं भाई, मुझे आपसे कोई तकलीफ, कोई शिकायत नहीं। प्लीज रोए नहीं, मैं आपको रोते हुए नहीं देख सकती। अदनान के बंधे हुए हाथों को अकीदत से चूमते हुए कितने ही आंसू इसकी आंखों से भी जगमगाए। अदनान ने तड़प कर इसे गले से लगा लिया। इनकी अम्मी का चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। वो खुश थी कि इनके तीनों बच्चों फिर से एक हो गए, लेकिन हिना की बातों ने इनके दिलो दिमाग को झंझोड़ कर रख दिया था। वो खुद भी हैरान थी कि इतनी वाजिया और सीधी बात इनको नजर क्यों नहीं आई। शायद अपने बच्चों की मोहब्बत में वो खुद गर्ज हद तक अंधी हो चुकी थीं। लेकिन इस सारे वाकये ने इनकी आंखें खोल दी थीं। उन्होंने आयशा और सलमान को गले लगाया और फिर अदनान से मुखातिब हुई। अदनान, जो कुछ भी हुआ इसमें हिना का कोई कसूर नहीं। तुम इसको घर से यूं बेदखल नहीं कर सकते। जिसका कसूर है इसी को सजा मिलेगी। बेनिश आइंदा के बाद इस घर में कभी कदम नहीं रखेगी। जो कुछ इसने किया सब सच ही तो था। ये हमारी कोताही है कि हम आने वाली लड़की को अपने खानदान का हिस्सा ठीक तरह से नहीं बना सके, बल्कि उल्टा अपने रवैये से इसे बदजन कर दिया। वो भी तो अपनी माँ बाप के लिए हमेशा आयशा की तरह ही है। जी भाई, आप प्लीज भाभी को ना जाने दें, इनका कोई कसूर नहीं। आयशा ने भी कहा। अदनान ने आहिस्ता से जी अच्छा में सर हिलाया और उठकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया, क्योंकि वो जानता था कि हिना ने इसको जो आज आईना दिखाया था वो हूबहू सच था। इसे भी अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वो जान गया था कि अल्लाह के निज़ाम में हर रिश्ते की एक खास जगह और मकाम है, और अगर हर रिश्ते को इसका जायज मकाम और हक ना दिया जाए तो घर और जिंदगी का सारा निज़ाम दरहम भरम हो जाता है।